हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसे कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज में ये हमारा 10th क्लास का 4th चैप्टर है और 4th चैप्टर का पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी कवर करेंगे। पार्ट ए में हमने कवर किया था कि ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज का रोल किस तरीके से डिसाइड करता है और एमएनसीज किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है। एमएनसीज के बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन है वो क्या है, जो एक से ज्यादा नेशंस में अपना प्रोडक्शन ओन करती हो या कंट्रोल करती हो। उस कंट्रोल करने के हमने 3-4 तरीके देखे थे, जैसे एक टाई अप के थ्रू, मारुति सुजुकी वगैरह। एक अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, अपना ही खुद का प्लांट सब कुछ अपना हो, लैंड से लेके प्रोडक्शन तक सब कुछ अपना हो, तो एक तरीका वो भी है। तीसरा तरीका कि अगर हम लोकल कंपनीज को खरीद ले, एमएनसीज खरीद ले वहां पे जाके दूसरे कंट्रीज में, वो भी एक तरीका है। और चौथा तरीका प्रोडक्शन का जो इंटरलिंक्ड करने का, जो प्रोडक्शन को इंटरलिंक करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर करके, कि वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर है हमने उसे ऑर्डर किया और ऑर्डर के थ्रू हमने उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग खुद एमएनसीज करती है। एमएनसीज इस तरीके से एक स्टेब्लिश करती है इंटरलिंक्ड वर्ल्ड को, ग्लोबल विलेज को, कि आपका प्रोडक्शन एक कंट्री में ना होके मल्टीपल कंट्रीज में है और उसका सेल जो है, ट्रेड है जो उसका, वो भी मल्टीपल कंट्री ग्लोबली है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल विलेज को रिप्रेजेंट करती है, इंटरलिंकिंग ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग कंट्रीज में। जनरली प्रोडक्शन क्या होता था, विद इन द कंट्री होता था और कंट्री के बाहर अगर कुछ एक्सपोर्ट होता था उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन पार्ट नहीं था, ट्रेड का पार्ट था। मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है ट्रेड के माध्यम से स्प्रेड हो रही थी। बट रिसेंट फिनोमिना क्या है कि प्रोडक्शन जो है अलोंग विद द ट्रेड, प्रोडक्शन भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल कंट्रीज में है और मल्टीपल कंट्रीज में होने के वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करती है और ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में एक बड़ा फैक्टर ये भी प्ले करती है, बड़ा रोल प्ले करती है। आज का जो टॉपिक है शुरुआत करेंगे हम जहां तक हमने पढ़ा था। हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो एमएनसीज है वो वर्क करती है। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, जो क्लास 10th के 4th चैप्टर से रिलेटेड है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, शुरू करते हैं इसको। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज। लंबे समय से क्या था, इवन जो हमारा एंशियंट इंडिया है उसके टाइम से अभी तक का, इवन मोहनजोदाड़ो में भी ट्रेड होती थी। अलग अलग जो रीजन थे उसमें ट्रेड होती थी। जो हड़प्पन कल्चर है, हड़प्पन वैली का जो कल्चर था उसमें भी ट्रेड होती थी। तो ट्रेड के माध्यम से इंटरकनेक्टेडनेस होती थी। मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज क्या था हमारा, जो मेन चैनल कनेक्ट करने का वो था फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, उसके थ्रू हम करते थे। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia. कुछ ट्रेड रूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिल्क रूट वगैरह, या फिर जो समुद्र के माध्यम से जो साउथ एशिया से जुड़े हुए थे। तो द मार्केट बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड टुक प्लेस अलोंग दिस रूट्स। जैसे हिंदूकुश पर्वत वाला सिल्क रूट था, उसके बाद सी रूट भी हमारे पास था। तो इन रूट्स के थ्रू हम क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करते थे। Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company. और अगर हम बात करें कि ब्रिटिश का जो कॉलोनी इंडिया हुई, उसका भी एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट था ट्रेड, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नॉट इवन ब्रिटिशर्स, बट जो हमारे सल्तनत कालीन में जितने भी अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनका भारत में आना, वो भी, उसका भी बेसिक फैक्टर ट्रेड था। फिर ब्रिटिशर्स आए, अलग अलग यूरोपियन और कंट्रीज भी आए, अलग अलग फ्रेंच आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, वो सब का जो मेन जो फोकस था वो था ट्रेड का। तो ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट था उस टाइम भी वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं फॉर द प्रोड्यूसर्स के लिए, जो निर्माता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है टू रिच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, जो आपकी घरेलू बाजार है उसके बाहर जाने के लिए। अगर आप कोई वस्तु या कोई सेवा, गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं और आप उसका ट्रेड आउट ऑफ जो डोमेस्टिक मार्केट करते हैं, आउट ऑफ इंडिया करते हैं, जिस भी कंट्री का आप उसके बाहर अगर आप उसका ट्रेड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री के अलावा अगर आप कहीं करते हैं। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री। जो निर्माता हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, वो क्या कर सकते हैं, केवल अपनी लोकल मार्केट में ही सामान को नहीं बेच सकते जो कंट्री के अंदर है, बट कैन कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपके प्रोडक्ट एक
अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, विदेशी मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी आप कम्पीट करते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स, और खरीदारों के लिए इससे क्या फायदा है, ये तो फायदे है प्रोड्यूसर्स के लिए, खरीदारों के लिए। एंड फॉर द बायर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। जो खरीदार है, खरीदार के लिए फायदा ये है कि अब उनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है, ना केवल डोमेस्टिक मार्केट से बल्कि अदर मार्केट फॉरेन कंट्रीज से भी। तो ये एक फायदा है ट्रेड का। ट्रेड जिस तरीके से चैनलाइज होती है, ट्रेड चैनलाइज होती है किस तरीके से, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या फिर आप डोमेस्टिक मार्केट के बाहर भी ट्रेड करते हो। प्रोड्यूसर को फायदा है कि उसको इजी जो है मार्केट में जो बड़ी मार्केट एक मिलेगी, डोमेस्टिक मार्केट तो उसके पास है ही, साथ ही साथ उसको खरीदार कहाँ मिलेंगे, बाहर भी। और खरीदारों के लिए क्या है कि उसको डोमेस्टिक में जो मार्केट में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो मिल ही रहा है गुड्स, उसको अब आउटसाइड देयर डोमेस्टिक मार्केट की जो चॉइस है, उसकी चॉइस ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, वो उसको मिलेगा अपने ही देश के अंदर, क्योंकि ट्रेड इंपोर्ट जो हो रहा है उसके थ्रू। गिफ्ट टॉयज वगैरह की एक दुकान है, स्टेशनरी टॉयज गेम्स वगैरह, इन सब का, इसमें फॉरेन का माल ज्यादा है, इसमें चाइना का टॉयज की बात ज्यादा कर रहा है कि जो चाइना के जो टॉयज थे, जो चाइना से आने वाले जो खिलौने थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, कैप्चर भी कर लिया, और साथ ही साथ जो कस्टमर्स थे, बायर्स थे, उनको चीप, क्वालिटेटिव और अट्रैक्टिव उन्होंने टॉयज दिए, और एक चॉइस ये बड़ी। तो इस चीज को एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं किस तरीके से कि चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चाइनीज मैन्युफैक्चरर लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। चाइनीज जो प्रोड्यूसर थे टॉयज के, उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस। इंडिया में पहले जो खिलौने थे वो बहुत महंगे प्राइस में थे, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इंडिया को चुना कि यहाँ पे हम थोड़े चीप प्रोडक्ट, थोड़े सस्ते प्रोडक्ट उससे देंगे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। बायर्स इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन इंडियन, अब ऑप्शन क्या था, इंडियन और चाइनीज टॉयज के बीच में से आप चुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस। एक तो उसके प्राइस कम थे, डिजाइन नया था, न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉय बिकम मोर पॉपुलर। तो चाइनीज टॉय इंडियन मार्केट में, जो चाइनीज खिलौने हैं वो इंडियन मार्केट में पॉपुलर हो गए। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। एक साल के अंदर अंदर ही जो इंडिया की शॉप थी, इंडिया की दुकानें थी, उन्होंने क्या किया कि जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड या भारत में प्रोड्यूस टॉयज थी, उनकी जगह किसको ले आए, चाइनीज टॉयज को, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। टॉयज आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर। अब भारत में क्या हुआ कि जो टॉय है, खिलौने हैं, वो पहले के मुकाबले सस्ते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। एज द रिजल्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार के रिजल्ट के, मतलब एक व्यापार होने का एक परिणाम क्या रहा, चाइनीज टॉय कम टू इंडिया इंडियन मार्केट्स इन कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय के बीच में कंपटीशन हुआ। चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, जो चाइनीज टॉय थे वो अच्छे साबित हुए। इंडियन बायर हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एट लोअर प्राइसेस। अब जो भारत के जो खरीदार थे, कस्टमर्स थे, उनको एक चॉइस मिली कम प्राइस पे, कम दामों पे टॉयज को खरीदने के लिए। फॉर द चाइनीज टॉय मेकर, अब जो चाइनीज टॉय मेकर थे उनको क्या मिला, एक बड़ी मार्केट मिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। बायर्स को सस्ते खिलौने मिले और मेकर्स को एक बड़ी मार्केट मिली। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर। और इंडियन टॉय मेकर के साथ इसीलिए ये बताना चाह रहा था कि जो इंडियन टॉय मेकर थे उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए टोटल अपोजिट हुआ। उनकी मार्केट कम हो गई, खिलौने महंगे थे तो वो बिक नहीं पाए, तो इसलिए जो इंडियन टॉय मेकर थे वो क्या हो गए, दब गए, उनको लॉसेस हुआ, घाटा हुआ। एज द टॉयज आर सेलिंग मच लेस, अब उनके जो खिलौने थे वो कम बिक रहे हैं। तो इसलिए जो भारत के टॉय मैन्युफैक्चरर थे, भारत के टॉय जो खिलौने जो बनाने वाली कंपनी थी, निर्माता कंपनी थी, उनको अब घाटा हुआ। इस चीज से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाहर की कंपनियां हैं, अगर वो उस ही प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी में, अट्रैक्टिव वे में और एक अट्रैक्टिव प्राइस पे अगर दे, तो वो कैसे लोकल मार्केट को भी कैप्चर कर सकती है। ये उसका एग्जांपल था। इन जनरल, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जो वस्तु है हमारी ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू जा रही है। चॉइस ऑफ द गुड्स इन मार्केट राइजेस। अब गुड्स की चॉइस हमारे पास काफी है। पहले हमें केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थे वो मिलते थे, अब हमें फॉरेन प्रोडक्ट भी इजीली एक्सेसिबल भी है, अवेलेबल। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड्स टू बिकम इक्वल।
जनरली क्या होता है, दो मार्केट में प्राइस जनरली सेम रहते हैं एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई 1000 माइल्स। अब कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन है कि एक कंपनी अमेरिका की कंपनी है बट वो कंपटीशन किसको दे रही है, इंडिया की कंपनी। एक कंपनी चाइनीज कंपनी है, वो कंपटीशन किसको दे रही है, अमेरिकन कंपनी को भी दे रही है, इंडियन कंपनीज को भी दे रही है। जबकि वो 1000 मील दूर है एक दूसरे से, हजारों मील दूर है, स्टिल दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड के माध्यम से। कैसे? फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन ट्रेड ने, जो विदेशी व्यापार है, किस तरीके से उसने एक रिजल्ट से, उसका रिजल्ट क्या है फॉरेन ट्रेड का, कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में जो फैली जो मार्केट है, बाजार है, उनको समग्रहित किया, इंटीग्रेशन उनकी की। उसका सबसे बड़ा रोल प्ले किया किसने? फॉरेन ट्रेड ने, जो विदेशी व्यापार है। What was the main channel connecting countries in the past? How is it different from now? पहले क्या था, केवल ट्रेड एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, बट अब क्या है, ट्रेड एंड प्रोडक्शन दोनों मिलके उसको कनेक्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अलग कंट्रीज में माल को बेचना, गुड्स को बेचना। पर जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन केवल अपने देश में ना करके प्रोडक्शन को दूसरे देशों में भी करना, इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन अदर देन डोमेस्टिक मार्केट, और इसमें क्या है हमारा, ट्रेड की व्यापार हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन डोमेस्टिक मार्केट। इन रिसेंट ईयर चाइना हैज बीन इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। चाइना भारत से स्टील खरीद रहा है। एक्सप्लेन हाउ द इंपोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल अफेक्ट। अगर चाइना भारत से स्टील को इंपोर्ट करेगा तो जनरली इसका मतलब क्या है कि भारत की कंपनी की जो स्टील है उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि उस कंपनी का, जो पर्टिकुलर भारत की जो कंपनी है, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। स्टील कंपनीज इन इंडिया किस तरीके से, इन चाइना, स्टील कंपनी, जो चाइना की जो स्टील कंपनी है वो किस तरीके से प्रभावित होगी, उनकी जो परचेजिंग है, उनकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डाउन, जो स्टील कंपनी चाइना में है। जो भारत की स्टील कंपनीज है, भारत में है, उनकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन और अदर गुड्स इन चाइना। जो भारत की, जो चाइना के अंदर जो स्टील खरीदने वाली जो इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका भी जो कंपटीशन है। अब उनके पास क्या होगी, स्टील कंपनीज के पास कंपटीशन के थ्रू चॉइस होगी। वो चाहे तो चाइनीज स्टील खरीदे, चाहे वो भारत की स्टील खरीदे। उस चॉइस की वजह से क्या होगा, उनको चीप, एक सस्ते प्राइस में स्टील मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की स्टील मिलेगी, तो चॉइस ऑफ गुड्स उनके लिए बढ़ जाएगी, ये बार के तहत वो बढ़ जाएगी। हाउ विल इंपोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू चाइनीज मार्केट लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टील इन टू कंट्रीज। अब कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे इंटीग्रेट हुआ? इंटीग्रेट इस तरीके से हुआ कि जो इंडिया की जो स्टील थी, इंडिया की स्टील कहां जा रही है, चाइना। तो इसी वजह से क्या मार्केट कैप्चर करेगी, इंडिया की कंपनी कैप्चर करेगी इसका, चाइना का मार्केट। तो उस मार्केट को एक्सपेंड करने में अब इंडिया की कंपनी, जो स्टील कंपनी थी, उसने क्या किया, एक एक्सपेंशन किया अपना मार्केट का। उस मार्केट एक्सपेंशन में क्या फायदा है कि जो हमारा एक्सपेंड हो रहा है हमारा मार्केट, वो फायदा देगा, इसी वजह से वो मार्केट दोनों इंटीग्रेट हो रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है क्या। इन पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their products। अब 2-3 डिकेड की जब हम बात करते हैं, 2 से 3 डिकेड की, तो उसमें अलग अलग कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं, लैंड तलाश कर रही हैं, जमीनें तलाश कर रही हैं जो कि उनके प्रोडक्शन के लिए चीप हो, सस्ता प्रोडक्शन उनको मिल सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग। इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज के द्वारा अन्य कंट्रीज में, इन कंट्रीज में जिसमें वो ढूंढ रही है मार्केट को, वो राइज हो रही है, बढ़ रही है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। इसी वजह से जो फॉरेन ट्रेड है दो देशों के बीच में, वो भी बढ़ रही है। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसी। और जो सबसे बड़ा पार्ट है फॉरेन ट्रेड का,
जो पहले लोकल की जो कंपनीज थी उनके द्वारा कैप्चर किया जाता था, उनके द्वारा ज्यादा होता था। आजकल फॉरेन ट्रेड अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के मार्केट के थ्रू, उसको सबसे ज्यादा जो अगर परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें कि कौन कैप्चर किया हुआ है, वो किया हुआ है एमएनसीज ने, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फॉर इंस्टांस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फोर्ड मोटर्स, अगर हम फोर्ड मोटर्स की बात करें भारत में जो लगा हुआ है, वो नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर इंडियन मार्केट, केवल भारतीय बाजारों के लिए कार नहीं बनाता वो, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करता है वो कार। कहाँ? डेवलपिंग कंट्रीज में। एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो उसकी अलग अलग फैक्ट्रीज है उसके लिए जो कार के कंपोनेंट है वो भी एक्सपोर्ट करता है वो। लाइक वाइज एक्टिविटी जो मोस्ट एमएनसीज, इसी तरह ज्यादातर एमएनसीज इन्वॉल्व किसमें रहती है? सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। ज्यादातर जो एमएनसीज हैं वो गुड्स और सर्विसेज की सब्सटेंशियल ट्रेड में इन्वॉल्व रहती है। अभी एक पिक्चर इसमें दी हुई है, ये एक बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन ऑफ फन, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक आनंद का विषय है। बट एक पुअर पीपल के बारे में यहाँ पे बताया गया, बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद, समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन में ना तो एनवायरमेंट की परवाह की जा रही, ना पर्टिकुलरली उस कंट्री की जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनकी परवाह की गई। तो उस चीज को देखते हुए ग्लोबलाइजेशन का से इकोनॉमिक ग्रोथ तो मिली, बट हम डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा। इसकी एक पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है और उसी के बारे में हम आगे करके चर्चा करेंगे जब हम ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट के बारे में बात करें। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड। Wait a minute. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries. Globalization is the process of rapid integration or interconnectedness between countries. जो ग्लोबलाइजेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है? प्रोसेस है रैपिड इंटीग्रेशन का, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको, इस डेफिनेशन को आप पढ़िएगा और इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में समग्रता और इंटरकनेक्शन, आपस में जो आपसी संबंध है उनका बढ़ना, उनके प्रोसेस को इंक्रीज होना, क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो एमएनसीज है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाएं हैं, वो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, इनका जो आदान प्रदान जो कंट्रीज के बीच में हो रहा है वो इससे बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मोस्ट रीजन इन द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड बैक। आजकल क्या है कि ज्यादातर कंट्री जो वर्ल्ड के हैं, संसार के जो ज्यादातर कंट्री हैं, वो आपस में क्लोजर कॉन्टेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जो कि कुछ दशकों पहले ऐसा नहीं था। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। मूवमेंट्स मतलब गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट या इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी के मूवमेंट के अलावा कंट्री एक और तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। क्या है वो? दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पीपल। अगर मूवमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों की जो एक दूसरे देश में जाने की जो मतलब एक व्यवस्था है, वो अगर सेटअप हो, उससे भी इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज होती है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ, क्यों जाते हैं लोग? इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। एक अच्छी आय के लिए, अच्छे जॉब रोजगार के लिए और अच्छे एजुकेशन के लिए। जैसे हमने देखा होगा, जनरली लोग अमेरिका, यूरोप, चाइना इस तरफ मूव करते हैं, या सऊदी कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनमें मूव करते हैं। क्यों करते हैं? या तो अच्छी एजुकेशन के लिए, या अच्छी इनकम के लिए, और अच्छी जॉब के लिए। तो इस वजह से क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेडनेस कंट्रीज की आपस में बढ़ा रही है। और इस इंटरकनेक्टेडनेस में ना केवल गुड्स एंड सर्विस, ना केवल इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बल्कि मूवमेंट ऑफ पीपल भी एक और जरिया है उस इंटरकनेक्टेडनेस को इंक्रीज करने का, उस इंटरलिंकिंग को इंक्रीज करने का। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ पिछले दशकों में, however, there has not been increase in movement of the people but between countries due to various restrictions। और बीते कुछ दशकों की अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर करें गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को कंपेयर टू मूवमेंट ऑफ द पीपल, तो मूवमेंट ऑफ पीपल क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग
कुछ बैरियर्स रेस्ट्रिक्शन है उनमें, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा। व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? एमएनसीज का ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या रोल है? एक बड़ा रोल है, इन्फ्लुएंस करती है बड़ी मार्केट को, इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट को, इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंटरलिंकिंग को, इंटरकनेक्टेडनेस को, मूवमेंट को, गुड्स एंड सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट की, और पीपल की भी। इस वजह से एमएनसीज का रोल ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज आर लिंक्ड? किस तरीके से लिंक्ड है? मार्केट के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट के थ्रू, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट के थ्रू, एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल के थ्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, क्या है? या ग्लोबलाइजेशन कनेक्टिंग कंट्रीज, कंट्री कनेक्ट कर रही है आपस में, तो रिजल्ट क्या होगा उसका? लेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बीच लेस कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा होगा। ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, ये कहीं हद तक सही लग रहा है। नो चेंज इन द कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल गलत है। चेंज तो होगा जरूर, क्योंकि चेंज तो होना काम ही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो हमारा सबसे सही सटीक ऑप्शन क्या है? ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर। जो हमारे निर्माता है उनमें एक बड़ा कंपटीशन होगा, जिससे वो बायर्स को अच्छी क्वालिटी चीप रेट में प्रोवाइड करा पाएंगे। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन मतलब चलती है, किस तरीके से वो मूव होती है, उनके फैक्टर्स क्या है, क्या वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से रैपिड ग्लोबलाइजेशन का जो एक फैलाव है वो जल्दी से तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपना वर्क करती है। हमने बात की थी कि किस किस के मूवमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेडनेस होते हैं, उनमें से टेक्नोलॉजी का एक अलग पार्ट था। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीकी। सपोज कि जापान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है, यूएसए के पास या यूरोपियन कंट्रीज के पास कोई टेक्नोलॉजी है, एमएनसीज के थ्रू, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सैमसंग हो, इन सब कंपनीज के थ्रू, इन सब एमएनसीज के थ्रू अगर वो इंडिया में आएंगी तो उस वजह से क्या होगा कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से एमएनसीज का मार्केट एक्सपेंशन होगा, उसी के तहत कंट्री आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। फॉर इंस्टेंस पास्ट 50 ईयर, बीते 50 सालों में हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स। हमने इंप्रूवमेंट देखी किसमें? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि पहले नॉर्मल ट्रेन थी, डीजल की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन है, पहले ट्रेन ही थी खाली, अब मेट्रो भी हमारे पास है। हवाई जहाज का रैपिड ग्रोथ हुआ, पहले हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे हुआ करते थे, आजकल हवाई जहाज के रेट भी बहुत काफ़ी सस्ते हैं। एरोप्लेन्स के जो टिकट है हमारे वो सस्ते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मूवमेंट हो पा रही है। जो शिपवे था हमारा, वाटरवेज जो है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या मूवमेंट हो या पीपल हो, जिसकी बात हो। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, तो इस वजह से क्या हुआ कि एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल हमें दिया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना पार्ट प्ले कर रही है। दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। इससे क्या हुआ, गुड्स की जो डिलीवरी है वो फास्ट हो सके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जहाज की एक पिक है, ये माल ढोने वाला जहाज है, एक पोर्ट है और उस पर जहाज आ रहे हैं, तो उस चीज के फोटोज में दिखाई गई है कि किस तरीके से गुड्स की जो डिलीवरी है अक्रॉस द कंट्रीज वो हो रही है। कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स। अलग अलग कंटेनर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी कंटेनर्स है गुड्स के, दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन शिप, शिप के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू या फिर ट्रक्स के थ्रू। इसके थ्रू क्या है, गुड्स को सप्लाई हमारी होती है। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। अब पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है, इंक्रीज द स्पीड को बढ़ाता है जिससे टाइमली डिलीवरी हो सके। विद विच एक्सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट है, कैन रिच मार्केट तक, बाजार तक पहुंच सके। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो भी अब थोड़े कम हो चुके हैं, फलन हो चुके हैं। जैसे पहले का जो टिकट था, पहले अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो टिकट 1 लाख के करीब होता था, तब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से वो 1 लाख ही बड़े ज्यादा माने जाते थे। बट अब 1 लाख हमारी जनरली इकोनॉमी के हिसाब से बात करूं तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की है, तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए अब इतने ज्यादा वैल्यू नहीं करते। और अगर हम सिटीज, अक्रॉस द सिटीज की बात करें, तो वहां भी हमारा एयर ट्रांसपोर्ट 3000, 4000, 5000 इस तरह के टिकट है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि इंटरकनेक्टेडनेस, फॉरेन की कंपनीज भारत में आके ऑपरेट हुई,
उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन बढ़ने से उन टिकटों के प्राइस क्या है, कम हो गए। दिस हैज इनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम। इससे क्या हुआ कि गुड्स की जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, वो इंक्रीज हुई, सप्लाई में टाइमली सप्लाई हुई, तो इजीली वो क्या है, हैंडल हो सका। बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। एयरलाइंस के थ्रू क्या हुआ कि वॉल्यूम भी उसकी गुड्स की ज्यादा बढ़ी और उसका जो टाइम है वो भी कम रहा। तो इस वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमारी आई, इस वजह से भी हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो ज्यादा तेजी से हो पाई। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट। जो रिमार्केबल डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, वो बात कर रहे हैं, तो वो एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी है। जो हमारे सेलुलर टेलीफोन्स है, ईमेल वगैरह, इंटरनेट की जो एक्सपेंशन है, उसकी वजह से भी हमारी सर्विसेज पर्टिकुलरली एंड गुड्स इन जनरल, उसमें जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरलिंक्ड है, ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो पाया। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली, वो तेजी से बदल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन थ्रू मोबाइल फोन, फैक्स, यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। अब अगर हमारे पास कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है तो हमें इजीली पता है कि किस कंट्री में कौन प्रोड्यूसर बैठा है। हम प्रोड्यूसर को इजीली प्रोडक्शन के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें इतना माल चाहिए, इतना आप बना दो। उसके बाद ब्रांडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग हम खुद कर लेंगे, एमएनसीज का जिस तरह होता है। उसके अलावा जो न्यूज़ वगैरह है, इंफॉर्मेशन वगैरह, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो ट्रांजिशन है थ्रू इंटरनेट वगैरह, उसके थ्रू, तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन का जो इंक्रीमेंट हुआ, कम्युनिकेशन का जो एक्सपेंशन हुआ, उससे भी हमारा ट्रेड इन गुड्स वो इंक्रीज हुआ और इसी के तहत ग्लोबलाइजेशन में भी हमारा इंक्रीमेंट हुआ। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उसने इसमें फैसिलिटेट किया। जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसके थ्रू क्या होता है कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प मिलती है। इसी वजह से हमारा ट्रेड हुआ, ग्लोबलाइजेशन में उसका जो रोल है वो भी इंक्रीज हो जाता है और इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरलिंकिंग वो भी बढ़ जाती है आपस में, कंट्रीज के आपस में। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव हियर नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अब कोई भी बात करें, चाहे वो ट्रेड इन गुड्स की बात करें, ट्रेड इन सर्विसेज की बात करें, स्कूल की बात करें, एजुकेशन की बात, एजुकेशन हेल्थ की बात करें, कहीं भी आप चले जाओ, ग्राम पंचायत से लेके गवर्नमेंट के हायर डिपार्टमेंट तक, हर जगह कंप्यूटर्स की अपनी एक वैल्यू है। चाहे वो डाटा स्टोर करने की बात हो, डाटा प्रोसेस करने की बात हो, कम्युनिकेट करने की बात हो, डाटा ट्रांसफर की बात हो, किसी भी चीज़, वो डाटा तो एक नई इकोनॉमी की तरह काम करती है और ग्लोबलाइजेशन में इसका एक अलग इम्पैक्ट है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट आपने देखा ही होगा, आप सब यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू। जब आप सर्फिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं या कोई पोर्टल यूज करते हैं आप, तो हर एक चीज में, हर एक आपके एक्टिविटी में इंटरनेट का भी अपना रोल है। वेयर यू कैन ऑब्टेन, जहां प्राप्त करते हैं या शेयर करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है। थ्रू गूगल हम कुछ भी सर्च करते हैं। आजकल तो एडवर्टाइज भी चल रहा है कि आपको कुछ भी जानना हो तो गूगल से पूछो, तो ये एक एडवर्टाइज है। तो उस वजह से क्यों पॉसिबल हो पाए, इंटरनेट की वजह से। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट ईमेल। ईमेल अगर आपको भेजना है, वॉइस मेल या भेजना है अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन जनरली क्या है, कि वो है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। इंटरकनेक्टेडनेस, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसने क्या चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। एक तो जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस मायने नहीं रखती ज्यादा। 1 मिनट के अंदर अंदर यूएसए में ईमेल पहुंच जाता है, यूएसए में वॉइस ओवर मेल पहुंच जाता है, कुछ भी टाइम, भले ही यूएस से इंडिया से हजारों मील दूर हो, डिस्टेंस को जीरो करते हैं, मतलब ही नहीं है। ईमेल आप तुरंत भेजें, तुरंत आपको ईमेल प्रोवाइड हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए वो मिल जाए। और टाइम कितना लिया, अभी दिन 1 मिनट। पहले जो चीज एयर से अगर हम कोई चिट्ठी भेज रहे हैं या कोई टेलीग्राफ वगैरह जो सेंड कर रहे हैं उसमें टाइम लगता था, बट अब इंटरनेट के थ्रू वो टाइम को कम कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज का जो सेवाओं का जो प्रोडक्शन है उसको भी उसने इंक्रीज किया। जैसे आपने देखा होगा टेली मेडिसिन, डॉक्टर इंडिया में बैठा है बट इलाज कहाँ चल रहा है, यूएसए में। टेली एजुकेशन, टीचर इंडिया में है, पढ़ाई कहाँ हो रही है, चाइना में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो इस चीज से क्या हुआ कि सर्विसेज के जो प्रोडक्शन है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह की सर्विस है, उसके प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ। क्यों? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं हमारे, अलग अलग इंटरनेट हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन का चैनल, या कोई माध्यम हो सकता है, उसके हिसाब से जो टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, उससे क्या हुआ, सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, आईटी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में? A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. The text of magazine is sent through internet to the Delhi office. The designers in Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities. The designing is done on a computer. After printing, the magazines are sent by air to London. Even the payment of the money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through internet e-banking. इससे हम क्या समझते हैं कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से क्या हुआ कि अगर कोई लंदन की कंपनी है, मैगजीन कंपनी है, उसको मैगजीन छपवानी है दिल्ली में, तो थ्रू इंटरनेट उन्होंने इंफॉर्मेशन सेंड की, मैगजीन का डिजाइन हुआ कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फिर उसका डिजाइनिंग हुई, उसकी प्रिंटिंग हुई, वो भेजी गई हवाई जहाज के थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू, और जो पैसा का ट्रांसफर है वो भी बैंक टू बैंक इंटरनेट के थ्रू हुआ। तो एक पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोडक्शन का, उसमें टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई गई है कि टेक्नोलॉजी का रैपिड डेवलपमेंट से क्या क्या बेनिफिट हुए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में तो है ही, साथ में सर्विसेज में क्या फायदा। दूसरा जो हमारा इसी क्रम में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो है हमारी, उसमें जो लिबरलाइजेशन, उदारवाद, उसको समझेंगे कि किस तरीके से उसने अपना रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन के एक्सपैंड होने में। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइना टॉयज टू इंडिया। अब चाइना का टॉयज इंडिया में आ रहा है, उसके एग्जांपल पे जाते हैं। सपोज इंडिया गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। अगर इंडियन गवर्नमेंट जो खिलौनों के आयात में अगर टैक्स बढ़ा दें, व्हाट वुड हैपन? तो क्या होगा, दोज हु विश टू इंपोर्ट दिस टॉयज वुड हैव पेड टैक्स ऑन दिस। जो इसको इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टैक्स। अगर टैक्स हाई है तो खरीदारों को भी वो चीज कितने में मिलेगी, हाई प्राइसेस में मिलेगी, ज्यादा प्राइसेस मिलेगी क्योंकि उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर चीप। अब चाइनीज टॉय सस्ते नहीं रहेंगे इंडियन मार्केट में, और इंपोर्ट जो चाइना से था वो इनमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर वो महंगे हैं तो क्यों लोग खरीदेंगे? इंडियन टॉय मेकर विल प्रोस्पेर। तो इंडियन का जो भारतीय जो टॉय मेकर है, टॉय निर्माता है, खिलौने निर्माता है, वो क्या हो जाएंगे, उन्नत हो जाए, प्रोस्पर हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, वो भी पढ़ेंगे आगे। टैक्स ऑन इंपोर्ट। अगर हम इंपोर्ट की टैक्स की बात करें तो ये किसका एग्जांपल है, ट्रेड बैरियर, कि वो एक ट्रेड को डिस्करेज करता है कि हम फॉरेन से ट्रेड नहीं करना चाहते, अगर करेंगे तो हम तो टैक्स बढ़ाएंगे उसमें। इट इज कॉल्ड अ बैरियर। ये एक रुकावट कहा जाता है। क्यों? सम रेस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। कुछ एक रुकावट उसमें आ गया, रेस्ट्रिक्शन कुछ लगा दिए उस पर। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर अगर गवर्नमेंट लगाती है तो क्यों लगाती है? टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को घटाने या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, टैक्स को घटाती है, बढ़ाती है, जो इंपोर्ट्स पे जो टैक्स लगेगा। एंड टू डिसाइड, और ये तय करने के लिए कि किस प्रकार का गुड्स एंड हाउ मच और कितना शुड कम टू इंडिया, शुड कम इनटू द कंट्री। देश के अंदर कितना गुड्स आए, कितना बिके, कितने पैसों में बिके, कितना कंपटीशन हो, उसको डिसाइड करने का एक टूल है गवर्नमेंट का, इंपोर्ट पे जो उसका टैक्स लगाते हैं। इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाना मतलब क्या, फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज करना। इंपोर्ट पे टैक्स घटाना मतलब फॉरेन ट्रेड को इनकरेज करना। जनरली इंडिया के फार्मर जो भी चीज उगाते हैं उन चीजों के आयात पे टैक्स ज्यादा रहता है, ताकि हम भारत के जो किसान हैं उनको प्रमोट कर सके, उनको एनकरेज कर सके, और फॉरेन से जो मटेरियल आ रहा है, फॉरेन से जो गुड्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर गुड्स जो आ रहे हैं, उनको हम डिस्करेज कर सके, ताकि इंडियन मार्केट में
इंडिया का जो फार्मर है उसी का बोलबाला ज्यादा रहे और उसी की ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट ने आजादी के बाद फॉरेन ट्रेड पे, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पे एक बैरियर लगा दिया। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, क्यों? क्योंकि वो भारत के जो निर्माता थे उनको बचाना चाहती थी विदेशी कंपटीशन से। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग इन 1950s एंड 1960s एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट अलाउ दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ता तो फॉरेन से जो कंपनियां आती भारत में तो क्या करती, इन प्रोड्यूसर को, लोकल प्रोड्यूसर को बढ़ने नहीं देती। जैसे हमारे टाटा हुए, बिरलाज हुए, इनका जो लोकल प्रोडक्शन था उनको एनकरेज करने के लिए, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर अलग अलग है उनको एनकरेज करने के लिए भारत ने फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एक बैरियर रेस्ट्रिक्शन लगाया थ्रू टैक्सेस। दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली असेंशियल आइटम, और इंडिया ने क्या किया, केवल जो बहुत जरूरी वस्तु है उनका ही इंपोर्ट अलाउ किया। जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। मशीन वगैरह जो हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में काम आती है, फर्टिलाइजर जो हमारी कृषि के डेवलपमेंट में काम आती है, और पेट्रोलियम जो हमारा एनर्जी का एक बेसिक नीड है जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के शुरुआती दौर में, हैव गिवन प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ऐसा केवल भारत ने नहीं किया, ये जितने भी विकसित देश हैं आज, उन सभी ने ऐसा अपने शुरुआती दौर में, जब वो डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, अपने शुरुआती दौर में ऐसा किया कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एनकरेज किया और जो फॉरेन के, जो बाहर के जो प्रोड्यूसर थे उनको डिस्करेज किया, ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टार्टिंग अराउंड 1991 की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, आपने सुना होगा 1991, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे, उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ना केवल ये उस टाइम की जरूरत थी, एक जरूरत तो थी ही भारत को कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से कंपटीशन को इंक्रीज किया जाए, अच्छे क्वालिटी मटेरियल भारत को मिले, साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी भी थी, जरूरत के साथ साथ मजबूरी भी थी, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत कम रह गया था, इवन हमें लोन कोई नहीं दे रहा था, तो इसलिए हमने इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइज किया उसको। 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, जो पॉलिसीज के बारे में कुछ बड़े इंपैक्ट चेंजेस हमने लिए। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। ये अब समय आ गया है कि भारत के प्रोड्यूसर जो है, भारत के निर्माता है, वो कम्पीट करे विदेशी निर्माताओं से। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव, क्यों किया गया, ताकि किस चीज में इंप्रूव की जा सके, जो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस है विद इन द कंट्री, देश के अंदर जो निर्माताओं की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी, ताकि वे अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सके। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिसीजन सपोर्ट किसने किया, जो ताकतवर अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन्होंने, जैसे कि आईएमएफ अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, तो इनसे अगर आपको लोन लेना है तो इनका कहना है कि आपको अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ेगी, उसको ओपन करना पड़ेगा। इस फैसले का इंडिया के स्वागत किया, हमारे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इसका स्वागत किया। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड, और फॉरेन विदेशी व्यापार पर, विदेशी निवेश पे जो बैरियर्स थे उनको रिमूव कर देगा, हटा दिया टू लार्जेस्ट एक्सटेंट, पूरी तरीके से नहीं बट एक बड़े वे में, एक बड़े मार्जिन के साथ। दिस मेंट दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड, अब क्या है कि वस्तु जो है वो इंपोर्ट भी की जा सकती थी, एक्सपोर्ट भी की जा सकती थी इजीली, और जो फॉरेन कंपनीज थी वो अपनी फैक्ट्रीज भी लगा सकती थी। इसी दौरान क्या हुआ हमारे कंट्री में कि अलग अलग कंपनी जैसे होंडा हुई, सुजुकी हुई, ये सब कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने फैक्ट्री भी लगाई, टाई अप भी किए और अपना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही इंक्रीज किया, ताकि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट को एक्सपेंड कर सके ग्लोबली। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन, अगर हम बैरियर और रेस्ट्रिक्शन को हटाने की बात करें जो सेटअप बाय द गवर्नमेंट्स, इट इज व्हाट, लिबरलाइजेशन। अगर हम लिबरलाइजेशन को समझने की बात करें तो क्या है लिबरलाइजेशन, उदारवाद नीति किसको बोलते हैं, कि जब जो रोक रुकावट है मार्केट में, बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको अगर गवर्नमेंट हटा दे तो उसको क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन, उदारवाद की नीति। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली। जब हम ट्रेड का लिबरलाइजेशन की बात करें, व्यापार में उदारवाद की बात करें, तो इससे क्या होता है कि बिजनेसेस जो है, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनको क्या मिलेगा, एक फ्रीली डिसीजन लेने का एक उसकी परमिशन उनको मिल गई, उसको अनुमति उनको मिल गई, विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट,
जो भी वो इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बिजनेसेस, उनको एक अनुमति मिली लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के माध्यम से। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कम रेस्ट्रिक्शन लगाए, जितने पहले थे उससे कम, एंड देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल, और इसलिए ये क्या कहा गया, इसको और ज्यादा उदारवाद की तरफ को बढ़ता हुआ कहा गया। What do you understand by liberalization of foreign trade? Tax on imports is one type of trade barrier. पहले हम लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्या है फॉरेन ट्रेड का लिबरलाइजेशन? फॉरेन ट्रेड में उदारवाद अगर हम बात करें तो क्या है, वो ये है कि जो इंपोर्ट है कंट्री में और जो एक्सपोर्ट है कंट्री से अदर कंट्रीज में, वो दोनों ही रेस्ट्रिक्शन फ्री रहे, बैरियर फ्री रहे। बिजनेसेस को आजादी हो अपना सामान बेचने की और दूसरे का सामान खरीदने की दूसरे कंट्री से, उसी को बोलते हैं ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शन है, लिबरलाइजेशन। ट्रेड में फॉरेन व्यापार जो विदेशी व्यापार है उसमें अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें अलग अलग वस्तुओं और सर्विसेज का। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज वन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर, बिल्कुल सही बात है। जो इंपोर्ट से अगर उस पर टैक्स लगाते हैं तो वो एक प्रकार का ट्रेड बैरियर है। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो प्लेस अ लिमिट, लिमिट भी लगा सकते हैं कि केवल हम तो इस बार अगर इंपोर्ट करेंगे गेहूं का, या गेहूं का तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, दालों का जनरली हम इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, कि हम तो इस बार 10 लाख टन या 10 मैट्रिक टन हम दाल का इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक कोटा है जनरली, ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि हमारे फार्मर जो है वो डिस्करेज ना हो जाए, उनको हमें हमेशा इनकरेज रखना है। तो इस वजह से अपनी आपूर्ति, फार्मर्स भी, हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी खुश रहे, कंज्यूमर्स है वो भी खुश रहे, उनको भी ज्यादा महंगा चीजें अवेलेबल ना हो। तो इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए टैक्सेस और लिमिट हम लगाते हैं इंपोर्ट पे। दिस इज नोन एज कोटास, ये कोटा है जनरली, ट्रेड कोटा इसको बोलते हैं। ट्रेड कोटा अलग अलग जो हमारे गुड्स हैं उसके ऊपर हम लगा देते हैं जनरली। ये इंडियन गवर्नमेंट करती है, किस तरीके से देखे कि बैलेंस कर सके हम उसकी प्राइसेस को, उसकी खरीदारी को। कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉय? चाइनीज टॉय की हम बात करें, हाउ कोटास कैन बी यूज्ड एट ट्रेड बैरियर। हम देख सकते हैं कि इंडियन प्रोड्यूसर जो है, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर है, टॉय मेकिंग कंपनी है, टॉय मेकर्स हैं जो, उनको डिस्करेज होता है चाइनीज के टॉय मेकिंग से। तो हम जनरली क्या कर सकते हैं कि उस टॉय मेकिंग में भी एक कोटा फिट कर सकते हैं कि हम प्राइस के माध्यम से भी कर सकते हैं कि केवल 2 बिलियन का ट्रेड हम करेंगे टॉयज में, या फिर हम उसमें क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं कि जो टॉयज हैं वो 2 लाख टॉयज हम केवल मंगाएंगे इस बार, इतना, बाकी सब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा, किसमें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर में और चाइनीज मैन्युफैक्चरर में एक बैलेंस बनेगा। डू यू थिंक शुड बी यूज? हाँ, यूज होना चाहिए। इससे फायदा क्या रहता है कि कंपटीशन भी रहेगा और इंडियन के जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, लोकल जो मेकर है, वो भी डिस्करेज नहीं हो। तो आज हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है, किस तरीके से लिबरलाइजेशन अपना रोल प्ले करता है। पार्ट 2 में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में इनका क्या रोल है, क्या क्या फायदे हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही, अपना रिवाइज करते रहिए। अगले पार्ट में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को समिंग अप भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।